नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु ऐप पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एक्टिव पैसिव के कंप्लीट होने के पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपने वैसे थंबनेल में या नोटिफिकेशन में चेक कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन। नरेशन जो है वो वर्ड जो है वो नरेटर से बना है। नरेटर होता है कथानक। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नरेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ नरेशन। यानी किसी भी कथन को, नरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं कथन। किसी भी कथन को हम कितने प्रकार से कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नरेशन की बात करें तो टाइप्स इसके दो हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन जो है वो दो प्रकार के, जिसमें पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले नरेशन के अर्थ को समझते हैं। नरेशन का मीन, इसका शाब्दिक अर्थ। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कथन। यानी किसी भी कथन को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं। या अगर हम इसको स्टेटमेंट को साधारण शब्दों में कहें तो टू से यानी कहना, या टू स्टेट या जाहिर करना। टू से या टू स्टेट, किसी भी चीज को कहना या जाहिर करना। ये तो मतलब क्या होता है नरेशन का। अब कहने का प्रकार, किसी भी कथन को कहने का प्रकार दो तरीके से हो सकता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जो स्पीच है वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। एक्चुअल वर्ड से मतलब है कोट। कोट को हिंदी में बोलते हैं कथन। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर। किसी भी स्पीकर का स्टेटमेंट यानी कथन। तो कथन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला तो ये है कि अगर किसी के डायरेक्ट शब्दों को ही कोट किया जाए, जैसा उसने बोला हूबहू वैसा का वैसा लिखा गया, जैसा किसी स्पीकर ने बोला और हूबहू वैसा का वैसा लिखा गया, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच की एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो ये इन्वर्टेड कॉमास at the beginning and at the end, की शुरुआत व अंत के अंदर इन्वर्टेड कॉमा रहेंगे। तो ये हमने जो भी जानकारी इकट्ठा की वो किसकी इकट्ठा की, डायरेक्ट स्पीच की। फिर से रिपीट कर देता हूं कि नरेशन जो है उसको हम कथन को बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है वो हम किसी कथन को बोलते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एक्चुअल कोट होता है। स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, किसी भी स्पीकर का, किसी भी व्यक्ति का जो बोलता है उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को हूबहू उतारा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। शुरुआत व अंत के अंदर क्या होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वी से या वी नरेट what is said
जो कहा गया है हम उस बात को नरेट करेंगे, हम उस बात को कथन के रूप में कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर किसी शब्द को हम अपने अनुसार नरेट करें या फिर हम अपने अनुसार उसको रिपोर्ट करें, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को, वर्ड्स भी कैसे होने चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड्स को नरेट या रिपोर्ट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नरेशन का एक बेसिक सी स्ट्रक्चर तैयार हुई है। अब सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। राहुल सेड आई एम बिजी। राहुल सेड आई एम बिजी। ये स्टेटमेंट जो है, हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। आपके नेट में प्रॉब्लम होगी सारिका शर्मा, और इट मे बी कि आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा ऐप को, दैट्स वाई वो क्लास जो है थोड़ी देरी से शुरू हुई होगी। बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्लास शुरू हो गई थी। राहुल सेड आई एम बिजी। एक चीज मैं यहां बता देना चाहता हूं कि हर चीज जो है वो साइंटिफिक है, हर चीज जो है वो रेशनलाइज है, हर चीज जो है वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट पर आधारित है। हम किसी भी चीज को ग्रामर में देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमा में देख लिया तो हम माने कि वो डायरेक्ट स्पीच है। हमें ये सोचना पड़ेगा या साइंटिफिक तरीके से, बिकॉज वी आर द टीचर्स ऑफ लैंग्वेज, हम एक भाषा के शिक्षक हैं, और भाषा के शिक्षकों को ग्रामर के रूल्स जो है वो क्रैम नहीं करने, उनको ये सीखना है कि ये आया है तो ऐसा क्यों है, एक रीजन है। रीजन बेस्ड थॉट जो है वही हमको ग्रामर का टीचर अच्छा बनाएगी। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये जो स्पीच है, कहने को तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर कि डायरेक्ट स्पीच है, बट रीजन क्या है, हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि इसमें स्पीकर के, स्पीकर कौन है आपका, राहुल। राहुल यहां पर क्या है, स्पीकर। स्पीकर के स्टेटमेंट को, स्पीकर ने जो भी कहा आई एम बिजी, उसके स्टेटमेंट को पहली बात तो कोट किया गया। कोट का मतलब क्या होता है, उसने जैसा कहा हु बहू वैसा का वैसा उतारा गया है, जैसा उसने कहा हु बहू वैसा का वैसा उतारा गया है। इट मींस जैसा कहा हु बहू वैसा का वैसा सिर्फ इन्वर्टेड कोमास में ही लिखा जाता है। यानी जैसा किसी व्यक्ति ने कहा, जैसा किसी स्पीकर ने कहा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की गई, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्योंकि हम सभी पढ़ लेते हैं कि टेंस का कन्वर्जन कर लो, हम पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कन्वर्जन को कर लेते हैं, और कुछ और जो एडवर्बियल वर्ड्स हैं हम उनको चेंज कर लेते हैं और हम कहते हैं हमें डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच आ गया। बट ऐसा नहीं है, हम हर चीज को परमानेंट करके देखना चाहते हैं। एक चीज, एक बार जो चीज हमने पढ़ ली वो फिक्स हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो उसके लिए आप समझो कि अगर ये स्टेटमेंट राहुल सेड आई एम बिजी, तो वो जो स्टेटमेंट है हम ऐसे क्यों माने कि सिर्फ इन्वर्टेड कोमा दे रखा है इसलिए वो डायरेक्ट स्पीच है। हमें मानने के लिए हमारे थॉट को रेशनलाइज करना होगा, हमारे थॉट को साइंटिफिक करना होगा, फैक्चुअल बेस्ड थॉट्स जो है वो अराइज करने होंगे, तभी वो चीज समझ में आ सकती है। तो राहुल सेड आई एम बिजी, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि आपका जो स्पीकर है, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि स्पीकर और नरेटर में भी क्या डिफरेंस होता है। आपका जो स्पीकर है उसका कोट है, कोट क्या है, इन्वर्टेड कोमास में आई एम बिजी, उसने कहा इन्वर्टेड कोमास में कि मैं बिजी हूं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस में क्या चीज जो है वो, हर एक वर्ड को हम क्या क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये जो राहुल सेड आई एम बिजी, इसी सेंटेंस का जैसा ही, क्योंकि ये तो मैंने समझाया कि आप किसको डायरेक्ट स्पीच कहोगे, ये तो इसके लिए समझाया पहली बात। तो अब दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि हर स्टेटमेंट को हम क्या क्या कहेंगे। जैसे राहुल सेड टू श्वेता, राहुल सेड टू श्वेता आई एम गोइंग टू अजमेर।
राहुल सेड टू श्वेता आई एम गोइंग टू अजमेर। तो छोटी छोटी जो टेक्निकल बातें हैं वो जानना जरूरी है कि आपके स्टेटमेंट में जो बाहर जो है उसको हम एक एक वर्ड को हम क्या कहते हैं। राहुल जो है वो रिपोर्टर है, राहुल जो है आपका वो क्या है, रिपोर्टर है। और इसी रिपोर्टर को हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट, Okay, I found this on the web for subject of the reporting. ठीक है। राहुल जो आपका रिपोर्टर है हम उसी को कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपकी बात आती है सैड टू। सैड टू जो है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। सैड टू को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। सैड टू को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। सैड टू जो है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आगे है आपके पास श्वेता। श्वेता जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। श्वेता यहां पर ये जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हमने अभी बाहर का जो स्टेटमेंट है राहुल सेड टू श्वेता, इसको हमने अलग अलग देखा कि ये बाहर जो है वो क्या है, और अंदर जो होगा आई एम गोइंग टू अजमेर उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो राहुल सेड टू श्वेता, इसमें राहुल आपका रिपोर्टर है, सेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और श्वेता जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये सभी जो है हम इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस पूरे को मिलाकर के हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। पूरा का मतलब है राहुल सेड टू श्वेता, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब हम चलते हैं आई एम गोइंग टू अजमेर। आई एम गोइंग टू अजमेर जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो पूरा का पूरा है आई एम गोइंग टू अजमेर, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये एक बेस तैयार हुआ, इसमें हमने ये चीज समझी कि सेंटेंस में कौन सी चीज कहां पर आती है। तो राहुल सेड आई एम बिजी, इसमें तो हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच कैसा होता है। फिर इस सेंटेंस में हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो राहुल सेड टू श्वेता है, इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टर तो आपका राहुल है, इस रिपोर्टर को हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है सेड, ठीक है। और श्वेता जो है वो है ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब। श्वेता जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टू है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बाहर है आई एम गोइंग, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में है आई एम गोइंग टू अजमेर, हम उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सी जानकारी ली। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हल्का सा समझें एक एक बात को, रिपोर्टिंग क्लोज किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज किसे कहते हैं। व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लोज। तो रिपोर्टिंग क्लोज जो है वो हम कहेंगे कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब लेके चल रहा है, जैसे राहुल सेड आई एम बिजी, एक सेंटेंस जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था, राहुल सेड आई एम बिजी, इसमें राहुल सेड जो है, राहुल सेड से मतलब है कि आपका रिपोर्टर या हम जिसको कहें सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, राहुल सेड जिसमें सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको पूरे को हम रिपोर्टिंग क्लोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसको
कि हमने इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि रिपोर्टिंग क्लोज किसे कहते हैं, तो रिपोर्टिंग क्लोज किसे कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को और सब्जेक्ट को दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है अब जो रिपोर्ट किया गया है IMBG, व्हाट इज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग क्लोज, कि रिपोर्टिंग क्लोज के द्वारा जो कुछ रिपोर्ट किया गया है, व्हाट इज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग क्लोज के द्वारा जो कुछ भी रिपोर्ट किया गया है हम उसको रिपोर्टेड क्लोज कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड क्लोज। आप इसको रिपोर्टेड क्लोज भी कह सकते हो और आप इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हो। इधर आपने इसको रिपोर्टिंग क्लोज बोला तो आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हो। तो ये एक हल्की सी टेक्निकल जानकारी हमने ली। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच में तो रिपोर्टेड क्लोज जो है, हाँ, आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के अंदर रिपोर्टेड क्लोज मिल सकता है। जैसे राहुल सेड आई एम बिजी, तो आप इस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करोगे तब कहोगे राहुल सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, जनरली एग्जाम्स में ऐसा टेक्निकल या स्ट्रक्चर्ड या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपसे पूछा जाए कि रिपोर्टेड क्लोज कौन सा है, तो डायरेक्ट स्पीच में तो आप रिपोर्टेड क्लोज बता दोगे कि आई एम बिजी जो है वो आपका रिपोर्टेड क्लोज है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी आपका जो रिपोर्टेड क्लोज है वो आएगा ये रिपोर्टेड क्लोज इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड क्लोज है वो क्या है, दैट ही वाज बिजी। तो ये हमने हल्की सी एक जानकारी ली, किससे रिलेटेड, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड। अब हमने पहला क्वेश्चन तो किया व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लोज, अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। सपोज दैट मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर हमें रिपोर्टिंग वर्ब छापती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सीधी सी बात है, द वर्ब दैट रिपोर्ट्स अ स्पीच, द वर्ब दैट रिपोर्ट्स अ स्पीच। ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट करती है एक स्पीच को, स्पीच यहां पर है कथन से, स्पीच का यहां पर जो सिग्निफिकेंस है वो किससे है, कथन से, कि ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट करती है किसको, एक स्पीच को। स्पीच यहां पर जो है वो कथन है, और कथन को हम यहां पर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की परिभाषा में देखें तो उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड क्लोज। स्पीच यहां पर क्या है, रिपोर्टेड क्लोज, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसको हम बोलते हैं यहां पर रिपोर्टेड क्लोज। अब बात आती है उस वर्ब की, कि रिपोर्टिंग वर्ब की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ब जो है ही सेड, सेड जो है, सेड जो है, सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब। सेड आपकी क्या है यहां पर, रिपोर्टिंग
वर्ब है, ठीक है। अब मैं पूछूं व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बेस्ड एक तरीका अपना रहे हम नरेशन की क्लास के अंदर। व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लोज या व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच। अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग क्लोज क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर से मतलब है अगर सब्जेक्ट के साथ से आ जाए, पहला सब्जेक्ट के साथ सिर्फ से आए लिखा हुआ, ठीक है। जो रिपोर्टिंग क्लोज की बात कर रहे हैं, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर की होती है, जिसमें विदाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, बिना टू और ऑब्जेक्ट के, विदाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट, बिना टू प्लस ऑब्जेक्ट के। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट आता है, जैसे कई बार कहते हैं ही से, सी से, जिसमें ना तो टू होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। इसका प्लेसमेंट जो है वो देखते हैं कि वो कहां मिलता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच जो है, वो एक बात बीच में क्लियर करवा देता हूं बेटा कि रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कहीं भी आ सकता है। सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है, सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। मतलब इनिशियल, एंड मिडिल, तीनों पोजीशन के ऊपर उसका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट की बात करें, इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच। कौन सा? ये वाला, सिर्फ सब्जेक्ट बस से वाला, इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर, यानी ये जो है हम इसको रख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच। सॉरी लिखना भूल गया, द डायरेक्ट स्पीच, इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच। की जो डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, हम उसके शुरुआत व उसके आखिर में रख सकते हैं किस स्ट्रक्चर को? सब्जेक्ट प्लस से को। अब इसको फॉर एग्जांपल हम सोल्व करके देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सी सेड आई हैव लर्नड अ न्यू सॉन्ग। सी सेड I have learned a new song. She said, उसने कहा कि मैंने एक नया संगीत सीख लिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो कि जो रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच है वो कौन सा है? ये वाला। She said जो है, हम इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच। मैं आपको बाद में यह भी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड इसमें क्या फर्क है। चलो ठीक है, एक बार पहले इनिशियल जानकारी दे देता हूं कि एक स्टेटमेंट बोला जाता है, उसके पश्चात ही तो रिपोर्ट किया जाएगा। एक बार किसी ने बोला, जैसे सी सेड, उसने किसी लड़की के लिए आए, उसने कहा आई हैव लर्नड अ न्यू सॉन्ग, कि मैंने एक नया संगीत सीख लिया है। तो ये जो कथन है ये तो पहले बोला गया था, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। हम इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। हमने यहां पर ईडी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो कब का है? पास्ट का है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमको रेशनलाइज बनना है, हमको कंसेप्चुअलाइज करना है। हर चीज जो है वो कंसेप्ट से देखनी है, कंसेप्ट के नजरिए से देखनी है। और इसमें देखो रिपोर्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को जो कि पास्ट में यूज हुई है। इसीलिए स्टेटमेंट अगर कोई पास्ट में बोला गया, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है इसके ऊपर, हम इसको रिपोर्टिंग कह रहे हैं। रिपोर्टिंग आपको पता है प्रोग्रेसिव, आईएनजी फॉर्म जो लगती है वो कब लगती है? जब टेंस कौन सी हो? प्रोग्रेसिव, यानी कंटिन्यूअस हो, प्रोग्रेस कर रही होती है।
उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो सी सेड, उसने कहा, तो उसने कहा वो स्टेटमेंट यानी बाहर का जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। सी सेड आई हैव लर्नड अ न्यू सॉन्ग, उसने कहा। अब स्पीकर तो मैं हूं, मैं बोल रहा हूं सी सेड, उसने कहा। तो ये स्थिति वर्तमान की है, ये स्थिति प्रोग्रेस की है, ये स्थिति कंटिन्यूअस प्रोसेस की है, इसलिए हम इसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा में है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली रिपोर्टिंग क्लोज में या रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर की सब्जेक्ट प्लस से सिर्फ कहां आता है, बिफोर एंड आफ्टर, शुरुआत में और आखिर में, सिर्फ दो ही जगह आता है। अगली जो बात हमारी चलती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अलग अलग प्रकार की वर्ब आ जाती हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है, वर्ब कौन कौन सी हो सकते हैं, जैसे एडमिट, आंसर, अश्योर। एडमिट हो गई, आंसर हो गई, अश्योर हो गई। यानी ये सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब आ जाए, एडमिट आ जाए, आंसर आ जाए, अश्योर आ जाए, कंप्लेन आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए, प्रे आ जाए, इस प्रकार की वर्ब आ जाए। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार की वर्ब आ जाए जिसमें इसमें भी विदाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट हो। ये भी कैसा हो, विदाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या हो, ना तो टू हो और ना ही ऑब्जेक्ट हो। बाहर जो स्टेटमेंट आता है इसमें सिर्फ इतनी ही स्ट्रक्चर हो जहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ जाए, वर्ब के साथ वर्ब कौन कौन से आ जाए, एडमिट, आंसर, अश्योर, कंप्लेन, एक्सप्लेन, प्रे, ये सब वर्ब आ जाए। अब इसका प्लेसमेंट देखना है कि इसको हम कहां रखते हैं। प्लेसमेंट यानी इसका स्थान, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सिर्फ सब्जेक्ट प्लस से का, उसमें आया था सिर्फ हम शुरुआत के अंदर और एंड के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आ जाए तो हम कहां कहां रखते हैं, हम रखेंगे इसको, इट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच। कहां पर रखेंगे, आफ्टर, इट इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बाद में रखते हैं, यानी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के हम बाद में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेटमेंट बोले आई विल गिव यू सम मनी, आई विल गिव यू सम मनी, सी assured या promised। तो यहां पर देखो सी के साथ जो वर्ब आई है assured, ये देखो अश्योर यहां पर होगी, अश्योर नहीं है तो आप लिख लेना, इसमें अश्योर भी आ सकती है, या प्रोमिस, सी के साथ अश्योर, ये सॉरी अश्योर रही, ठीक है, या आ जाए क्या, प्रोमिस। तो ये इनकी पोजीशन जो है वो कहां होती है, बाद में होती है। अब बहुत बार हमारी एक परंपरागत या स्ट्रक्चर्ड दिमाग में बैठा हुआ है कि शुरुआत के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, फिर इन्वर्टेड कोमा में क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आएगा। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो चीज रिपोर्ट की गई है वो तो शुरुआत में आ गई, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कहां चली गई, एंड में चली गई। तो ऐसा भी हमको देखने को मिल सकता है। तीसरा, रिपोर्टिंग स्पीच जो है हम उसी के टाइप पढ़ रहे हैं अभी तक। तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच का जो टाइप है वो है सब्जेक्ट प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने बिना टू प्लस ऑब्जेक्ट के पढ़ा था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ना तो टू था ना ऑब्जेक्ट था, इसमें डायरेक्ट ही है सब्जेक्ट प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद दोनों का एक साथ एग्जांपल करवा देगा। जो डी है, डी का पार्ट जो है हम रिपोर्टिंग
स्पीच के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच किस किस तरीके का आ सकता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, इसमें टू भी नहीं हो और डायरेक्ट ही आ जाए सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना हो इसमें देखो, इसका प्लेसमेंट बता देता हूं। इट कैन बी एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ये शुरुआत व आखिर के अंदर मिल सकता है। और इसका प्लेसमेंट भी मैं कहूं सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट जो है, इसका प्लेसमेंट मेजोरिटी तो क्या होता है शुरुआत के अंदर मिलता है, बट यूजुअली जो है ये डायरेक्ट स्पीच के बाद में रखा जाता है। यूजुअली यानी आमतौर पर। इट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के बाद में इसको हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस ले कोई, आई लाइक दिस कार शी सेड टू मी, आई लाइक दिस कार शी सेड टू मी। देखो एक और चीज है कि ये जो पैटर्न है कि रिपोर्टिंग स्पीच को हम एंड में रखते हैं, ये जो प्रोसेस है वो प्रिमिटिव है यानी प्राचीन है। पहले इस प्रकार की प्रोसेस काम में ली जाती थी, बट नाउ ए डेज हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को हमेशा शुरुआत में ही ले लेते हैं। लेकिन काफी जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करती हैं कि स्टेटमेंट देखना चाहिए, जैसे आई लाइक दिस कार शी सेड टू मी, मुझे कार पसंद आई उसने मुझसे ऐसा कहा। तो ये जो प्रोसेस है ये हम रिपोर्टिंग स्पीच को एंड में ही रखते हैं। प्लेसमेंट जो है जिसमें हम कहें कि शी सेड टू या शी टोल्ड मी, ये सब जो है, जैसे इसी को मैं कहूं आई लाइक दिस कार शी टोल्ड मी, I like this car she told me, उसने मुझसे कहा। तो इसमें देखो यहां पर टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड आ गई, वहां पर पीछे से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट था वो आ गया। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो हम प्लेसमेंट जो है शुरुआत व अंत के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर अब दोबारा से एक ऐसी प्रोसेस शुरू हो गई है कि हम इसको आखिर में रखने लग गए। ठीक है। एक और चीज है कि हम मीडियल पोजीशन भी ले सकते हैं। ए रिपोर्टिंग क्लोज कैन हैव ए मीडियल पोजीशन। रिपोर्टिंग क्लोज जो है हम उसको मीडियल पोजीशन यानी बीच में भी रख सकते हैं। बीच में रखेंगे तो एग्जांपल जैसे हम बोले आई होप ही सेड, आई होप ही सेड, यानी यहां पर देखो आई होप पहले इन्वर्टेड कोमा में है, फिर आया ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में आया यू विल विन दिस मैच, यू विल विन दिस मैच। तो आपसे यहां पूछा जाए कि रिपोर्टिंग क्लोज कहां पर है, ये आपका ही सेड जो है वो रिपोर्टिंग क्लोज है। और इस रिपोर्टिंग क्लोज की प्लेसमेंट कहां पर है, मीडियल है। इस रिपोर्टिंग क्लोज की प्लेसमेंट कहां पर है, मीडियल है। तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि पोजीशन जो है वो कहां कहां आती है। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो बस कंसेप्ट से है, क्योंकि पर्सन
का चेंज, टेंस का चेंज सभी ने ग्रामर में बहुत बार किया है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो बच्चों की कई बार भ्रमित है कि कहां कौन सी चीज पूछी जाती है। तो एक चीज मैं बता देता हूं, इफ द ऑब्जेक्ट हैपेंस टू बी लॉन्ग वन यूज से। हम से कहां काम में लेते हैं? इफ द ऑब्जेक्ट happens to be a long one use से। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा लंबा है तो हम उसके लिए क्या काम में लेते हैं? से। टेल is used for short object। टेल जो है वो हम शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए काम में लेते हैं। हम इस चीज को समझे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं बताऊं, ही टोल्ड टू मी दैट ही वाज बिजी। ही टोल्ड टू मी दैट ही वाज बिजी। अब इस स्टेटमेंट में देखो टोल्ड के साथ टू आ गया। मैं कह रहा हूं टेल जो है हम इसको तभी काम में लेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो? शॉर्ट हो। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट शॉर्ट है इसलिए टेल के साथ मी काम में आएगा डायरेक्ट, यहां पर टू प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज शुरू में कही थी कि हर चीज रेशनलाइज है। हम क्या करते हैं, इस चीज को रख के बैठे हैं कि भैया अगर से आएगा तो टू लेना है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टेल आ गया तो टू को हमें हटाना है। ये चीज तो रख के बैठे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि हमेशा ध्यान रखना से जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट जो लेगा वो थोड़ा सा लंबा लेगा, और टेल जो है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा वो थोड़ा सा छोटा लेगा। इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो लिखा जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। ही टोल्ड मी दैट he was busy। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया, टोल्ड के जस्ट बाद में देखा मी जो है, मी क्या है? एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट शॉर्ट है या बड़ा है? यहां पर देखना बेटा, यहां पर टू के साथ मी आ गया। टू के साथ मी आ गया मतलब मी क्या है? वो प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। इसलिए यहां पर टोल्ड के साथ टू नहीं आ सकता, और टोल्ड के जस्ट बाद में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि से के साथ तो ऑब्जेक्ट जो है वो लंबा आता है, और टेल जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट कैसा आता है? छोटा आता है। अब इसी के साथ एक और चीज मैं जोड़ देता हूं कि आप कभी भी टेल के साथ टू काम में नहीं ले सकते। यू कैन नॉट यूज प्रीपोजिशन टू। आप जो प्रीपोजिशन है टू उसको आप नहीं ले सकते विथ द वर्ब टेल। विथ द वर्ब टेल। टेल वर्ब के साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन को काम में नहीं ले सकते। दूसरी एक और बात, द वर्ब से does not take the object directly। ये बात भी ध्यान रखना कि से जो है वो डायरेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। से जो है वो कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। You have to use preposition to। You have to use the preposition to। आपको टू प्रीपोजिशन को काम में लेना ही होगा से के साथ, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इसीलिए हम कई बार जो सेंटेंस लिखते हैं, जैसे he said to me, से का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ said जो सेकंड फॉर्म बनेगी, he said to me, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि से या said वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, वो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू को साथ लेके
चलता है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेल जो है वो अपने साथ हमेशा शॉर्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहां पर ही टोल्ड मी सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ये भी सही है। आस्क्ड अपने साथ कभी भी टू नहीं लेता है, आस्क्ड अपने साथ कभी भी टू नहीं लेता है। इसी प्रकार से ही सजेस्टेड मी और ही प्रपोज्ड टू मी, he suggested to me या he proposed to me, दोनों के दोनों स्टेटमेंट में देखो कि सजेस्टेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है और प्रपोज्ड के साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। तो ये वो चीजें हैं, वो टेक्निकल चीजें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि कौन से के साथ, जैसे सजेस्ट, प्रपोज और से, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन चाहिएगा। हम यहां पे लिख देता हूं, वी शुड ऑलवेज यूज टू प्रीपोजिशन विथ वर्ब्स। वर्ब्स कौन कौन सी? से, प्रपोज और सजेस्ट। इनके साथ हमेशा हमको क्या लेना चाहिए? टू प्रीपोजिशन को साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अभी तक हमने डायरेक्ट स्पीच की बात खूब कर ली, जिसको हमने रिपोर्टिंग क्लोज कहा, उसकी खूब बात कर ली। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज दोनों को मिला करके। रिपोर्टिंग क्लोज प्लस रिपोर्टेड क्लोज, हम अगर दोनों को मिला दें विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, हम उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों चीजें यानी रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज दोनों को अगर आपस में मिला दे बिना इन्वर्टेड कोमा के, उसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जो वर्ड्स या मीन जो हैं, उनमें से किसके ऊपर फोकस किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में? शब्दों पर फोकस किया जाता है या शाब्दिक अर्थ के ऊपर फोकस किया जाता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर बोलता है उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है, उसके बजाय जो अर्थ है किसका? उस स्पीच का, वो कन्वे किया जाता है। हम अगर इसको लिखें तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड। इन indirect speech, the words of the speaker are not reported, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्पीकर के वर्ड्स जो हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है, उसके बजाय सिर्फ मीनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। Only the meaning या substance से मतलब है जो भी कहा गया उसका शाब्दिक अर्थ। ऑफ द स्पीच, किसका? स्पीच का। इज कन्वेड, उसको कन्वे किया जाता है। ओनली द मीनिंग एंड सब्सटेंस ऑफ द स्पीच इज कन्वेड।
कन्वे क्या किया जाता है, सिर्फ मीनिंग को, अर्थ के ऊपर फोकस किया जाता है। सब्सटेंस जो मैटर है, जो शब्द बोले गए हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। और एक और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि सेंटेंस चाहे कोई भी टाइप का हो वो डिक्लेरेटिव स्पीच में बदल जाता है। लिख देता हूं इसको, इन इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस चाहे आपका डिक्लेरेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस से मतलब है चाहे डिक्लेरेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, टाइप कैसा भी हो सेंटेंस का, इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट सेंटेंस would become डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो जो सेंटेंस है वो क्या बन जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसा हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था कि सेंटेंस जिसमें रहता है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो आपका एक्टिव पैसिव, अगर इंट्रोगेटिव एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनेगा, लेकिन वैसा इसके साथ नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मतलब है फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड के अंदर क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस की विशेषता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, he said why are you going there, he said why are you going there। अब ये स्टेटमेंट जो है वो तो किसमें है, इंट्रोगेटिव के अंदर है। why are you going there जो है वो किसमें है, इंट्रोगेटिव के अंदर है। इसी सेंटेंस को अगर मैं डायरेक्ट स्पीच से, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस कैसा लिखा जाएगा, he asked me why, क्योंकि WH वर्ड जो है वो कनेक्टिंग वर्ड नहीं लेता है, इसलिए why I was going there, why I was going there, और ये लग गया फुल स्टॉप। यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगता है। इस बात को ध्यान रखना कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो भले ही आपका डायरेक्ट स्पीच डिक्लेरेटिव हो, इंपेरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, कैसा भी हो, उस सभी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। अब आगे जो है हम एक और चीज मैं आपको कंसेप्चुअल बता देता हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा नाउन क्लोज रहता है। एंड इनडायरेक्ट स्पीच always have a noun clause। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या रहता है, एक नाउन क्लोज रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं he asked me why I was going there, अभी हमने सोल्व किया था, he asked me why I was going there। इस सेंटेंस में देखें तो why I was going there ये पूरा का पूरा क्या है आपका, नाउन क्लोज है, क्योंकि इसमें I जो है वो सब्जेक्ट है, was going जो है वो आपकी वर्ब है, there जो है वो आपका एडवर्बियल है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल जो है वो WH
क्लोज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, WH क्लोज से जुड़े हुए हैं, इसलिए बेसिक क्वालिटी है नाउन क्लोज की। नाउन क्लोज को जब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर तो समझ में आएगा आपका, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि सेंटेंस में नाउन क्लोज जो है वो, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है वो हमेशा एक नाउन क्लोज रहता है। तो ऐसी आपकी पूरी एक कंसेप्ट बेस्ड क्लास हुई जिसमें हमने ये चीज सीखी कि रिपोर्टिंग क्लोज क्या होता है, रिपोर्टेड क्लोज क्या होता है, रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में नाउन क्लोज कहां आता है और हमेशा मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सेंटेंस में मिलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा नाउन क्लोज मिलेगा, 100% अश्योरेंस के साथ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ एक और चीज है कि इन सेंटेंस का जो पैटर्न है, जो चेंज, यानी जो पर्सन में चेंज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आप लोग रट के बैठते हो कि हाँ सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन, ये सब जो रट के बैठे हो, उस चीज को हटा करके एक साइंटिफिक और रेशनलाइज क्लास जो है वो हम कल फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चीज को रटना नहीं है कि टेंस भी क्यों चेंज हो रही है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो क्यों पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है तो क्यों पास्ट प्रोग्रेसिव में जा रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। तो सारी रीजन जो है वो कल की क्लास में डिस्कस होगी। कल मिलते हैं इसी समय पे।